नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ समस्तीपुर से। ये बड़ी खबर, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। फास्ट फूड बेचता था ये युवक। मथुरापुर घाट के पास युवक को गोली मारी गई। सचिन के हत्यारे पुलिस गिरफ्त से इस वक्त बाहर हैं। घटनास्थल से हालांकि 6 खोखा बरामद किया गया है। अब पुलिस अपनी तहकीकात और तफ्तीश में जुट चुकी है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर फास्ट फूड बेचने वाले युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मथुरापुर घाट के पास भारी गोलीबारी, जिसमें 6 खोखा की बरामदगी भी पुलिस की तरफ से की गई है। सचिन के हत्यारे हालांकि अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। मामला ये है कि एक लड़का है जो कि चाउमीन वगैरह बेचता है, उसका नाम है सचिन। उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। हम लोग को सूचना मिला है और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। आवेदन मिलने के बाद जो है तो कार्रवाई की जाएगी। तो समस्तीपुर के मथुरापुर इलाके में फास्ट फूड वेंडर सचिन हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने समस्तीपुर दरभंगा समस्तीपुर खानपुर मार्ग को जाम कर दिया। और देखिए ये तस्वीर भी जाम की, जहां पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नाराज लोगों ने प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। करीब 3 घंटे तक यहां पर यातायात प्रभावित रहा है। प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और जाम को हटाया जा सका। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या नाम बताया क्या है? सचिन कुमार को गोली मार दिया गया यहीं पर बांध के किनारे, उसके घर के आसपास ही। और उसको उसकी गोली 3 गोली उसको मारा गया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में। और इन लोगों अभी जो है इलाज के लेकर मथुरापुर घाट को जाम किया गया है। और इन लोगों का मांग है, हम लोगों की मांग है कि मृत्यु को सही मुआवजा मिलना चाहिए। और जो इस तरह घटना घटाया है उसके ऊपर, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस इसकी जांच करे और उसकी गिरफ्तारी हो। कहाँ गया? तो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आक्रोशित लोगों की, जो अब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ आश्रितों के लिए मुआवजे की भी मांग की जा रही है। चक्का जाम किया गया और नाराजगी जाहिर की गई। दूसरी तस्वीर मृतक सचिन की, जो कि फास्ट फूड बेचने का काम करता था। ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। 4 गोलियां इसे लगी हैं, जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और 6 खोखा की बरामदगी भी की गई है। अब आक्रोशित लोगों को आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से कि जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो शांत हुआ है। तो मुआवजे की मांग की जा रही है लोगों की तरफ से। समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया। आश्रितों के लिए आगे से चले। मुआवजा की मांग की गई। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। कहाँ गया? भोजपुरी सिनेमा के कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मौत फिर से सुर्खियों में है। जी हां, अक्षत के परिजन अभी न्याय के इंतजार में हैं और मुंबई पुलिस पर जांच में हेराफेरी करने का, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। मृतक के चाचा के मुताबिक अक्षत ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है और मुंबई पुलिस ने अभी तक उसकी दोस्त स्नेहा को गिरफ्तार तक नहीं किया है। मृतक के चाचा ने पुलिस पर स्नेहा से मिलीभगत कर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया। 27 तारीख की घटना और 28 तारीख को जब हम जाते हैं तो उस कमरे तक हम खुद जाते हैं, वो रूम सील नहीं था। तो एक, अगर मैं कह रहा हूं कि वो हत्या ही है, तो एक क्रिमिनल को जिसने उसकी हत्या की पूरा एविडेंस मिटाने का पुलिस ने पूरा मौका दिया। दूसरा, पहले पुलिस ने पोटे नहीं कहा कि उस फ्लैट पे सामने 2 लोग आए थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम खंगाल रहे हैं। स्नेहा चौहान भी बोली थी कि आए थे। अक्षत ने भैया को फोन पर बोला था कि कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन उसका वीडियो फुटेज आज तक नहीं आया। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। जमालपुर रेल कारखाने में नरकंकाल बरामद किया गया। इलेक्ट्रिकल गोदाम में कार्टन में नरकंकाल की बरामदगी की गई है। सालों से ये गोदाम जो है वो बंद बताया जा रहा है, जिसमें नरकंकाल बरामद हुआ है। जमालपुर रेल कारखाना, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, यहां से नरकंकाल की बरामदगी की गई। इलेक्ट्रिकल गोदाम इसे बताया जा रहा है, जो कि सालों से बंद है। यहां एक कार्टन में नरकंकाल बरामद हुआ है।
तो बड़ी खबर मुंगेर से, जहां से नरकंकाल की बरामदगी से इलाके में अब सनसनी फैल गई है। जमालपुर रेल कारखाना, जिसके इलेक्ट्रिकल विंग की बात सामने आ रही है, जिसमें इलेक्ट्रिकल गोदाम में कार्टन से नरकंकाल बरामद किया जाता है। हालांकि ये कितने साल पुराना है, क्या जानकारी, इसे लेकर इस वक्त पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुटी हुई है। गिरिडीह में पचंबा स्थित बस डिपो जमीन का हाई प्रोफाइल मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस जमीन को लेकर कई साल से दो पक्षों में तनाव बना हुआ है। एक पक्ष इस पर आज काम करवाने के लिए अपने लोगों के साथ पहुंचा, तो दूसरे पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान हुई बहसबाजी देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी में देखिए कैसे जिसके हाथ जो लग रहा था वो एक दूसरे के ऊपर चलाता हुआ नजर आया, और इतना ही नहीं, लाठी डंडे भी चलाए गए। हैरत की बात यह रही कि पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। इस हिंसा में कितने लोग घायल हुए हैं, हालांकि इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है, लेकिन कई लोगों को चोटें आई हैं। पत्थरबाजी की वजह से अगल बगल की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सारा ईटा पत्थर हमेशा चलाया कि मतलब जानलेवा हमला मतलब किया गया, और लगता है कि अब यहाँ जीना हराम हो गया, ऐसा कर दिया। क्या है मामला? 2000 आदमी है डिपो में, 17 एकड़ 52 डिसमिल बोलो। और ये जमीन जिसका है उससे फैसला करिए। पहले मेरे देखिए क्या हाल कर दिया, क्या हुआ, पूरा बर्बाद कर दिया मेरा सामान। क्या होटल में आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र। कौन लोग पत्थरबाजी किया है? कौन किया हमने मांगे, सब आगे पत्थरबाजी किया मेरा दुकान में। देखिए हम होटल में गरीब आदमी, हम लोग खाना कैसे लोग उन्हें। क्या है मामला, क्या है? हमको कुछ नहीं मालूम है क्या है नहीं है, मगर होटल में पत्थरबाजी क्या बताइए, कितना नुकसान हो गया, होटल में बंद हो गया। जुम्मे की नमाज पढ़ने और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करने को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने के साथ पूरे विपक्ष ने 12:30 बजे के बाद विधानसभा की कार्यवाही चलाने को लेकर सवाल खड़े किए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से सदन की कार्यवाही चलाने की बात कही। इसके बाद भी विपक्षी विधायक मानते नजर नहीं आए, नियमों का हवाला देने लगे। विपक्षी विधायकों की इस मांग के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर बेल में ही आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि जब उन लोगों ने गौशाला का मामला उठाया था तो इसी कारण विपक्ष के विधायकों ने सदन नहीं चलने दिया, और अब वे जुम्मे की नमाज पढ़ने की दुहाई दे रहे हैं। चलिए कल लिया जाएगा। भारतवर्ष में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी राज्य का विधानसभा हो, 12:30 बजे शुक्रवार को कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, 2 बजे से चलता है। और इस बार जो है सदन की सहमति बता करके इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। जो विधानसभा की परंपरा है कि 12:30 बजे खत्म कर दिया जाता है, उसी पर रहना चाहिए। बड़ी ताज्जुब की बात है जो माननीय सदस्य महबूब आलम जी और अख्तरुल इमान जी ने अपना काम पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम होने के बाद नमाज भी पढ़ने नहीं गए, और जब अपना समय पास कर लेने के बाद जब हम लोगों की बारी आई, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पाठ और धर्म के लिए सदन स्थगित कर देनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सदन अपने नियमानुकूल चलता है, नियमानुकूल चलना चाहिए। नमाज पढ़ने का टाइम है, किसी पर प्रतिबंध नहीं है, अपने जा करके वो पढ़े, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, ये स्थापित परंपरा और नियम की बात है, नियम में भी है, और नियम में है पहले से, परंपरा भी है कि लंबे समय से शुक्रवार के दिन 12:30 बजे नमाज के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता रहा है। एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और विपक्ष ही पहले जो अपना काम करता है उसके लिए नियमावली को छोड़ देता है, और जब सत्ता पक्ष है उसको नियमानुसार काम करता है, तो ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। ये प्रोपगंडा करना चाहते हैं, एजेंडा विहीन लोग हैं। अब महबूब आलम साहब 12:40 तक अपना ध्यानाकर्षण मूव किए। उसके बाद जब हम लोगों का गौशाला का मैटर था कि गौशालाओं में जो है सही से जो जमीन अतिक्रमण है, गौशाला का मैटर था, तो सब विपक्ष वाले खड़े हो गए, कहे नहीं हम लड़े, दुअर्थी चलेगा, ये सब नहीं चलने वाला है। आपका मैटर था तो आप 12:40 तक पढ़वा रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना वही है। इसलिए इस परंपरा को तोड़ना कहीं से भी मुनासिब नहीं है।
हमारे वो लोग जिन लोगों ने नियम को बनाया है, पढ़ाया, मैं समझता हूँ कि संविधान बनने के जमाने के लोग थे, तो इन लोगों ने वैदिक परंपरा में, हिंदू संस्कृति में, भारत के भूमि में पहला वर्णन है रामायण में कि प्रथम धर्म तो कर्म है। तो जो जनप्रतिनिधि चुन के सदन के अंदर आते हैं उनका धर्म यही है पहला कि जनता के हित का सवाल में एक एक सेकंड का उपयोग करें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि फिर मंगलवार को हनुमान आराधना होगा, सोमवार को फिर महादेव जी की पूजा होगी। यहाँ तो भारत तो देवभूमि है, यहाँ तो हर पल हर क्षण पूजा होता है, यहाँ तो आदमी का कर्म ही पूजा है। झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ की ओर से मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची के अरगोड़ा चौक पर प्रदर्शनकारी पान तंबाकू विक्रेता संघ के सदस्यों ने सरकार से लाइसेंस लेने की व्यवस्था वापस लेने की मांग की है। दुकानदारों ने पहले की व्यवस्था ही रहने देने की मांग की। आपको बताते चलें कि पहले पान तंबाकू दुकानदार अपनी दुकान में पान तंबाकू के अलावा पानी की बोतल और दूसरे सामान भी रख सकते थे, लेकिन अब उन्हें इसके लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदारों ने सीएम से लाइसेंस लेने वाले कानून को वापस लेने की मांग की है। लाइसेंस के विरोध में हम लोग खड़े हैं। लाइसेंस ले लेंगे, इसके बाद पानी अलग बेचना है, बिस्कुट अलग बेचना है, सिगरेट अलग बेचना है, तो 2-3 आइटम बेचने से हम लोगों को परिवार सर चलने को है नहीं। सरकार ने लाइसेंस निगम को निर्गत करने का ऑर्डर दे दिया गया है। 1 अप्रैल से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है सभी पान दुकानदार को। जो मतलब पानी, बिस्किट, चिप्स और तंबाकू आइटम में जैसे पान, सिगरेट, बीड़ी जो बेचते हैं उन्हें अलग अलग लाइसेंस लिया जाना होगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार वही नियम लाए जो पहले से चला आ रहा है। हमारे जीविका को कोई मतलब किसी तरह ठेस ना पहुंचे, हमारे जीविका को उसी तरह चलने दे जैसे पिछले ये में चलता आ रहा है। ये जो कानून है इसको हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये कानून हम लोग के लिए लागू ना किया जाए, और जैसा हम लोग जैसे पहले बेचते थे उसी तरह से हम लोग सिगरेट, तंबाकू के साथ साथ बिस्किट, टॉफ़ी ये सब सर बेचे, जिससे कि हमारा भरण पोषण हो। और नहीं तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ठीक है, आपने लाइसेंस जो लागू किया वो लाइसेंस हम लोग लेंगे और वही बेचेंगे, लेकिन हमको रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए, हम वो बेचना छोड़ देंगे। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति रद्द करने के मामले में सुनवाई की गई। दरअसल प्रार्थी विवेकानंद भुइयां और अन्य ने राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। जितने नियुक्तियां हैं ये 70 से ऊपर के पदों के लिए नियुक्ति थी, और इसमें पहला नोटिफिकेशन था झारखंड बनने के बाद, और असिस्टेंट टाउन प्लानर्स का नियुक्तियां इस पूरे प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये रद्द अगर हुआ है तो काफ़ी आर्बिट्रेरीनेस झलक रहा है इसमें से, जो कि हम लोगों ने चैलेंज किया। पलामू में टीएसपीसी कमांडर अभय यादव और संकेंद्र यादव ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सली ने पलामू उपायुक्त और एसपी के सामने राइफल और 14 गोलियों के साथ आत्मसमर्पण किया। अभय यादव पर चैनपुर, रामगढ़ और गढ़वा में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का भी आरोप है। पत्नी के कहने पर अभय ने आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर किया है। अभय यादव पर लेवी, धमकी समेत कई मामले दर्ज हैं। राज्य की, झारखंड सरकार की जो पुनर्वास नीति है और जो उसमें पैकेज के अंतर्गत सुविधाएं दी जाती है वो काफ़ी आकर्षक है, और जो इन्होंने आज सरेंडर किया है समाज की मुख्य धारा में ये आज आए हैं, तो इनको राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली जो भी सुविधाएं वो हम लोग जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड करेंगे, देंगे। हम लोगों ने 2 तरफा स्ट्रेटजी अपनाई। पहली स्ट्रेटजी है कि हम लोग का इंटेलिजेंस नेटवर्क हम लोगों ने एक्टिवेट किया, और आप देखेंगे बहुत नजदीकी मुठभेड़ हुए हैं। इसका दबाव इस पर मन पे था। साथ ही सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है इससे प्रभावित होकर और अपने परिवार के जो है दबाव में इसने हम लोग को पता चला कि ये विचार कर रहा है, तो हम लोगों ने संपर्क साधा। हमारे वरीय पदाधिकारी यही साहब ने संपर्क साधा और अल्टीमेटली हम लोग सफल हुए। समर्पण किए अपना पत्नी के जैसे के साथ में जीवन जीने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए। पत्नी हमको बताए कि जिंदगी भर संगठन में काम सक्सेस नहीं होगा, आप सिलेंडर कर दीजिए और जेल से निकल करके हम लोग जैसे कि चैन से रहेंगे। और दूसरा, पुलिस प्रशासन से हमको 1-2 बार मुठभेड़ हुआ, इसके चलते हम तंग आ गए थे, और प्रशासन हमको बताया कि आत्मसमर्पण कर दो, सरकारी लाभ मिल जाएगा।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की चेयरपर्सन सैयद शहजादी रांची दौरे पर थी और इस दौरान उन्होंने राज्य में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े अधिकारियों के पास अल्पसंख्यक समुदाय से एक जुड़ा कोई डाटा नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर अल्पसंख्यक कल्याण के कामों में पिछड़ने का भी आरोप लगाया। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवंटित बजट भी खर्च नहीं करने का आरोप लगाया गया। चीफ सेक्रेटरी को ये माइनॉरिटी कमीशन बोर्ड नहीं है और वक्फ बोर्ड नहीं है और वक्फ बोर्ड का सर्वे नहीं हुआ है अभी तक, जब से झारखंड स्टेट की स्थापना हुई है, और स्टेट माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और मदरसा बोर्ड नहीं है, उर्दू अकादमी नहीं है। तो ये सब बुना कमीशन की मांग कर रहे थे सब लोग जो आए थे। जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो इससे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स बनते हैं। और हमारे झारखंड में 2021-22 का बजट है, देखो इसको यूज़ नहीं किया है। 6 करोड़ दिया है, 6 CR, और इसमें इनकम जनरेशन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ दिया था, जिसको उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। गिरिडीह के अति नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल इलाके भिलवा घाटी में आदिवासी परिवार पहाड़ों और जंगलों से माइका निकालने का काम करता है। बड़की टांड में गरीब आदिवासी दिन भर अपने छोटे बच्चे और परिवार के साथ पहाड़ियों और जंगलों में जाकर हंतों से ढीबरा निकालने का काम करते हैं, जिसमें हादसे की भी आशंका बनी रहती है। ढीबरा माफिया सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं गरीब आदिवासी लोग शोषण के शिकार भी हो रहे हैं। गिरिडीह के माइका खदान का जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले भेलवा घाटी के पास। आप देख सकते हैं मेरे सामने में तस्वीरों में कि किस तरह से लोग यहाँ के जो गरीब लोग हैं ढिबरा चुनने का काम करते हैं और दिन भर में महज ढिबरा खुदाई करते हैं, चुनते हैं और महज 100 से 150 रुपये ये लोग कमाते हैं। तो आप देख सकते हैं और ये लोग ढिबरा चुनने पर ही निर्भर है। वहीं आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी जान को जोखिम पर रख करके ये लोग मिट्टी को खोदते हैं और उसके बाद अभ्रक निकालने का काम करते हैं। ये देखिए कुदाल रखा हुआ है नीचे में और ये एक खंता बना हुआ है, छोटा सा खंता है और इस खंते के माध्यम से ये लोग खुदाई करते हैं और फिर मिट्टी को ऊपर लाया जाता है और ऊपर लाने के बाद ये लोग चुन कर ढिबरा चुन करके ये लोग गमले में रखते हैं, एकत्रित करते हैं। और बताया जाता है कि इसमें भी 2 क्वालिटी के होते हैं, एक होता है रेड कलर का और एक होता है वाइट कलर का। जो लाल कलर का ढिबरा होता है उसे 3 रुपये प्रत्येक किलो खरीदा जाता है ढिबरा माफियाओं के द्वारा। वहीं जो वाइट कलर का होता है उसे 5 रुपये प्रत्येक किलो खरीदा जाता है। ये रेड कलर का ढिबरा है, ये भी ढिबरा है। इसी तरह ये लोग ढिबरा चुनते हैं, दिन भर चुनते हैं। मैंने 5 किलो 4 किलो निकलो है और भोरे से बिना खाए के ये अभी तक ले। कैसे किलो बिकता है? ललका वाला 4 टका और 7 का 5 टका किलो बेचता है। कौन आके खरीदता है? तीसरी वाला आके खरीदता है। अच्छा, आप लोग को डर नहीं लगता है कि इस तरह के खंता बनाते हैं तो कभी मिट्टी धंस जाएगा? सो डर लगता है कि क्या करें, मजबूर में डर लगता है। तो कुछ तो जान को जोखिम में रख के ये काम काहे करते हैं? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हैं? करते हैं दूसरा काम, लेकिन मजबूर में क्या करें। लोगों का कहना है कि सरकार इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इन लोगों के पास रोजगार के कोई अवसर नहीं है, जिसके वजह से मजबूरन इन लोगों को ढिबरा चुनना पड़ता है ताकि घर का खाना पीना खर्चा चलाया जा सके और बच्चों की थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी हो सके। और इसके लिए महज ढिबरा की खुदाई और ढिबरा जो चुनना है वही एकमात्र सहारा व उपाय बचा हुआ है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।